6 माह की ट्रेनिंग के बाद मुझे एक बार फिर उसी हैंगर नुमा इमारत में ले जाया गया। तहजीब और बर्ड गो हॉल में रोक दिया गया था, जबकि मुझे एक और दरवाजे से गुजारकर दूसरे हिस्से में ले जाया गया जहां देवहैकल मशीनें नस्ब थीं। ये मकाम पिछली बार हमें फिल्म में दिखाया गया था। मेरे साथ मास्टर ली क्वान भी था। ली क्वान ने 6 माह तक दिन रात मुझे तरबियत दी थी और उसी की मेहनत का नतीजा था कि मैं खुद को तवानाइयों से भरपूर एक नई शख्सियत महसूस कर रहा था। हॉल में रेंडल की आवाज गूंजी, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ अली। ली क्वान तुम्हारी तरबियत से मुतमईन है। मैंने कहा, मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं अपने उस्ताद को मुतमईन कर सका। वो बोला, मैं तुम्हारी कारकर्दगी अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ और इसके लिए तुम्हें मिस्टर बिल फ्राजो से मुकाबला करना होगा जो यहाँ कराटे इंस्ट्रक्टर हैं। मैंने कहा, मेरे लिए किसी माहिर फाइटर को बुलाओ रेंडल। क्या किसी इंस्ट्रक्टर से मुकाबला करा के तुम मेरी तौहीन करना चाहते हो? रेंडल ने कहा, वो बहुत पाए का लड़ाका है, उससे मुकाबला करके तुम्हें भी लुत्फ आ जाएगा। मगर लुत्फ न आ सका। मुकाबले का फैसला पहले ही मिनट में हो गया। मैंने कवियुल जुस्सा बिल फ्राजो को किसी खिलौने की मानंद हवा में उछाल दिया और वो 12 फुट की बुलंदी पर बने हुए आहनी प्लेटफॉर्म पर जा गिरा। रेंडल की आवाज गूंजी, ओह कमाल, वाकई कमाल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बिल फ्राजो इस तरह शिकस्त भी खा सकता है। उसी वक्त बिल फ्राजो ने 12 फुट बुलंद आहनी प्लेटफॉर्म से मेरे ऊपर छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म की तरफ मेरी पुश्त थी और बिल फ्राजो का ख्याल होगा कि वो अकब से मुझ पर काबू पा लेगा। उसे ये मालूम नहीं था कि अगरचे मैं उसे आंखों से नहीं देख रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसकी मौजूदगी को उसी तरह महसूस कर रहा था जिस तरह आंखों से देख कर की जा सकती है। मैंने मुड़े बगैर अपनी कोहनी उठा दी। उसका सीना पूरी कुव्वत से मेरी कोहनी से टकराया और वो एक दिलखराश चीख मार कर उलट गया। मैंने कहा, मुझे अफसोस है रेंडल, बिल फ्राजो शायद अब तुम्हारे किसी काम ना आ सके। वो बोला, इसे जहन्नम में झोंको। ये बताओ कि अब तुम्हारी समझ में आया कि अकब से हमला करके मार्शल आर्ट्स के माहिर का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। मैंने कहा, बिल्कुल समझ में आ गया। रेंडल ने कहा, क्योंकि अब तुम पूरी तरह तैयार हो इसलिए अब तुम पर आखिरी अमल किया जाएगा। शख्सियत की तब्दीली के लिए गुज़श्ता 6 माह में तुम जो खुराक इस्तेमाल करते रहे हो उसमें दवाएं शामिल होती थीं, मगर हमने बहुत हल्की ताकत की दवाएं इस्तेमाल की हैं ताकि उनका कोई मनफी असर न हो। अब सिर्फ 15 मिनट का काम बाकी रह गया है, तुम बिल्कुल बरक्स शख्सियत के मालिक हो जाओगे। रेंडल का जुमला खत्म होते ही एक दरवाजे से सफेद यूनिफॉर्म में मलबूस एक हसीनो जमील लड़की अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दवा से भरी हुई एक सिरिंज थी। अब मज़ाहमत का वक्त आ गया था। मैं अगर अब भी मज़ाहमत न करता तो शायद कभी ये मौका न मिलता। मैंने अपना लाहे अमल मुरत्तब करने के लिए इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और इसी दौरान मेरी निगाह ली क्वान की निगाह से टकराई। उसकी आंखों में कोई खास बात थी जिसने मेरी कुव्वत मज़ाहमत का गला घोंट दिया और मैं पहले की तरह पुरसुकून हो गया। नर्स बड़े इत्मीनान से चलती हुई मेरे करीब आई और मेरे बाजू पर इंजेक्शन लगाकर चली गई। मेरे जिस्म में जैसे अंगारे से भर गए थे, लेकिन ये कैफियत सिर्फ चंद सेकंड रही। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया, इस कदर हल्का फुल्का कि मुझे बेवजनी का एहसास होने लगा। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। इस ख्वाब के दौरान दरवाजा खुला, 2 अफराद अंदर दाखिल हुए और मेरे दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुझे बाजुओं से पकड़ा और आहनी प्लेटफॉर्म की तरफ ले चले। मैं किसी बेजान खिलौने की तरह उनके साथ चल रहा था। आहनी प्लेटफॉर्म की सीढ़ियां तय करके हम ऊपर पहुंचे जहां किसी धात की एक सफेद चमकदार कुर्सी रखी थी। उसकी साख्त कुछ अजीब सी थी। मुझे उस कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसके बाद उन दोनों अफराद ने मेरे सर पर वो हेलमेट पहना दिया जो उस कुर्सी से मुंसलिक था। मेरा चेहरा तक उस हेलमेट से ढक गया था। फिर इनमें से एक शख्स बिजली के बोर्ड तक गया और एक स्विच ऑन कर दिया। हेलमेट के अंदर हल्के से जन्नाटे की आवाज उभरी और मेरे पूरे जिस्म में सनसनाहट दौड़ने लगी। मैं शख्सियत की तब्दीली के आखिरी मरहले से गुजर रहा था। मेरी आंखें खुली हुई थीं और मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, मगर मुझे अपने हाथ पैरों पर जरा भी काबू नहीं रहा था। मैं अपनी मर्जी से अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकता था। उस वक्त भी मेरे जहन के किसी बई तरीन गोशे में ये एहसास मौजूद था कि इस अमल से गुजरने के बाद मेरे नजरियात तब्दील हो चुके होंगे। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं रहेगा, सहूनी मफादात का हामी हो जाएगा और उसके बाद जो कुछ होता उसका तस्करा करने का भी इजारा नहीं था। फलस्तीन का सबसे बड़ा हामी इंतहाई खौफनाक मरहले से गुजर रहा था। एक मामूली सी कोताही बरसों की रियाजत पर पानी फेर देती है। ये मोतबर शख्स था। इसराइल का बड़े से बड़ा एजेंट। अरबों के खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता था जो मैं आसानी से कर गुजरता। मेरा एक खास मकाम था। मेरी आज़ादाना नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं थी। मैं ही अगर तखरीबकारी पर उतर आता तो किसी को शुबा भी नहीं हो सकता था। मैंने अरबों के लिए और यहूदियों के खिलाफ कारहाय नुमायां अंजाम दिए थे।
मुझ पर कौन शुबा करता और मैं अपनों की पुश्त में खंजर घोंपता रहता। वो दोनों अफराद अब भी मेरे दाएं बाएं मौजूद थे जिन्होंने मुझे उस कुर्सी पर बिठाया था। ली कुआन नीचे खड़ा था और उसकी तवज्जो का मरकज मैं था। मुझे यकीन था कि मेरी इस बेबसी का मंजर तहजीब और बर्ड तक भी पहुंच रहा होगा। उन दोनों पर यकीनन कयामत गुजर रही होगी, मगर वो कुछ नहीं कर सकते थे और मैं तो खैर था ही बेबस। 6 माह की तरबियत के दौरान मैंने गैर मामूली सलाहियतें हासिल कर ली थीं। ऐसी गैर मामूली सलाहियतें जिनका आम लोग तो क्या, अक्सर जूडो कराटे के माहिर भी तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अपने दिलो दिमाग और हरकात सकनात पर मैंने गैर मामूली कंट्रोल हासिल कर लिया था। मेरा ख्याल था कि मैं अपनी कुव्वत इरादी के बल पर नजरियात की तब्दीली के इसी साइंटिफिक अमल को गैर मौसर बना दूंगा, मगर अब मुझे महसूस हो रहा था कि मैं गलती पर था। मेरे अंदर मज़ाहमत नाम की कोई शय बाकी नहीं रह गई थी। इंतहा दर्जे के कर्ब और अजियत के ये लम्हात कितनी देर जारी रहे मुझे नहीं मालूम। मुझे तो यूं महसूस हो रहा था जैसे एक उम्र गुजर गई हो, सदियां बीत गई हों। वो जिस्मानी तकलीफ नहीं थी, मैं तो एक रूहानी कर्ब से गुजर रहा था। वो आगही का अजाब था। अगर मुझे ये मालूम ना होता कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो मुझे जरा भी तकलीफ ना होती। मालूम नहीं कितनी देर बाद ये अजियतनाक सिलसिला खत्म हुआ। बिजली का स्विच ऑफ करने के बाद मेरे सर से हेलमेट उतार लिया गया। मुझे अपनी गर्दन ढलकती महसूस हुई और मैंने अपना सर कुर्सी की पुश्त से टिका दिया। वो दोनों अफराद अब भी मसरूफे अमल थे। एक शख्स ने कोई बेहतर तेज स्पॉटलाइट जला दी जो बराह रास्त मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, और दूसरा शख्स एक स्प्रे गन उठा लाया था। मुझसे कोई 2 फुट के फासले पर रुककर उसने स्प्रे गन का बटन दबाया और मेरे चेहरे से किसी महलूल की फुहार टकराई। मेरे पूरे जिस्म में ठंडक सरायत कर गई। एक अजीब किस्म की तमानियत और सरशारी का एहसास था जिसने मेरे पूरे सरापे को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस शख्स ने जिसके हाथ में स्प्रे गन नहीं थी बोला, अली यार खान, क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? मैंने कहा हाँ। मेरी आवाज नहीफ और कमजोर थी। स्प्रे गन से खारिज होने वाली फुहार मेरी पेशानी से टकरा रही थी। उसने अगला सवाल किया, फलस्तीनियों के बारे में तुम्हारा मौकिफ क्या है? मैंने कहा वो मजलूम हैं, उनके साथ ज्यादती की गई है, उनसे उनकी जमीन छीन ली गई है और उन्हें बेवतन कर दिया गया है। उस शख्स ने कहा, ये गलत है। सही बात यह है कि उन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपनी जमीनें बेची थी। मकबूजा फलस्तीन पर अब उनका कोई हक नहीं है। अब फलस्तीनियों के बारे में अपना नजरिया बयान करो। मैंने कहा, उन्होंने अपनी जमीन फरोख्त कर दी थी, अब फलस्तीन पर उनका कोई हक नहीं है। वो बोला, यहूदियों के बारे में तुम क्या कहते हो? मैंने कहा, यहूदी एक लालची कौम है, लालची और मक्कार। उनकी हरकतों की वजह से उन्हें दुनिया में रुसवाई का तौक पहना दिया गया। वो बोला, यहूदी दुनिया की तमाम कौमों से अशरफ हैं। उनके आला औसाफ की वजह से उन पर इनामो इकराम किया गया। यही वजह है कि दौलतमंदी और हुस्न के एतबार से कोई कौम उनके हम पल्ला नहीं है। अब बताओ, यहूदियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है? मैंने कहा, यहूदी कौम अपनी शराफत की वजह से दीगर तमाम अक़वाम से मुमताज है। हुस्न और दौलत में उनका कोई सानी नहीं। वो बोला, अक़वाम आलम की साजिशों के बारे में यहूदी हमेशा किसी खित्ता ज़मीन से महरूम रहे, लेकिन अब वो अपने लिए ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। क्या तुम इस जद्दोजहद में इनका साथ दोगे? मैंने कहा, मैं यहूदियों के खिलाफ होने वाली कोई साजिश कामयाब नहीं होने दूंगा। उन्हें भी हक है कि अपने लिए कोई अलहदा खित्ता ज़मीन हासिल करें। वो बोला, मोशे हावर्ड के बारे में तुम्हारा नुक्ता नज़र क्या है? मैंने कहा, रेंडल बेहद ज़हीन आदमी है, मगर वो शातिर भी है। मैंने इतना ज़हीन शख्स कभी नहीं देखा, लेकिन ज़हीन होने के साथ साथ वो फतीन भी है और इस वक्त मेरा सबसे बड़ा हरीफ है। वो बोला, मोशे हावर्ड बिलाशुबा ज़हीन है, मगर ना तो वो शातिर हैं और ना ही फतीन हैं। वो तुम्हारे हरीफ भी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारे हमदर्द और दोस्त हैं। क्या समझे? मैंने कहा, मोशे हावर्ड मेरे हरीफ नहीं हैं, वो मेरे हमदर्द और दोस्त हैं। वो बोला, इसराइल के क़याम और उसके इस्तेहकाम की जद्दोजहद में तुम मोशे हावर्ड के शाना बशाना शरीक रहोगे। मैंने कहा, हाँ, वसी और मजबूत तर इसराइल के क़याम के लिए मैं मोशे हावर्ड की हर मुमकिन मदद करूंगा। इसके साथ ही सवाल जवाब का सिलसिला इख्तिताम को पहुंच गया और मेरे चेहरे पर पड़ने वाली फुहार भी बंद हो गई। नजरियात की तब्दीली का अमल मुकम्मल हो चुका था। मेरा सर अब भी कुर्सी की पुश्त से टिका हुआ था और मैं आंखें बंद किए गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मेरी हालत तेजी से बेहतर हो रही थी। चंद मिनट बाद मैंने आंखें खोल दी और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। मैंने आहनी प्लेटफॉर्म पर मौजूद दोनों अफराद की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो उन्होंने मुझे नीचे चलने का इशारा किया और मैं सीढ़ियां तय करके नीचे हॉल में पहुंच गया। ली कुआन मुझे गहरी नजरों से देख रहा था। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो मेरे बातिन में झांकना चाहता हो। हॉल में रेंडल की आवाज आई, तुम कैसा महसूस कर रहे हो अली? मैंने कहा, मैं खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरा जवाब सुनकर ली कुआन के चेहरे पर इत्मीनान की झलकियां नजर आईं।
रेंडल बोला, हमने बहुत मजबूर होकर तुम्हें इस अमल से गुजारा है। तुम जैसे बासलाहियत आदमी को जाया भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए तुम्हारे नजरियात की इस्लाह करना पड़ी। मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ मोशे हावर्ड। मुझे अफसोस है कि मैंने माजी में कभी इस अंदाज में क्यों नहीं सोचा। एक गलत नजरिए के ताक़ुब में मैंने अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा ज़ाया कर दिया। वो बोला, ये एक बड़ा ज़िया तो है, मगर तुम्हारे पास इसकी तलाफी का मौका भी तो मौजूद है। मुस्तकबिल के लिए सही लाह अमल का तयन करके तुम माजी की गलतियों का इजाला कर सकते हो। मैंने कहा, ये तो मुझे करना है मोशे हावर्ड, लेकिन फौरी तौर पर मेरे जहन में कुछ भी नहीं है। वो बोला, अभी तुम एक आध रोज आराम करो, उसके बाद तुम्हें कोई मुहिम सौंपी जाएगी। ली कॉन ने मुझे चलने का इशारा किया और मैं उसके साथ चलता हुआ हॉल में पहुंच गया, जहां तहजीब और बड मौजूद थे। उन दोनों के चेहरों पर शिकस्त खुर्दगी की अलामात थी। तहजीब ने पहले मेरी तरफ और फिर ली कॉन की तरफ देखा। तहजीब ने कहा, ये जो नुकसान हुआ है मास्टर, क्या कभी इसका इजाला भी हो सकेगा? उसके लहजे में गहरा कर्ब था। ली कॉन ने तहजीब के शाने को हौले से थपक कर उसे बाहर चलने का इशारा किया और हम सब बाहर निकल आए। तहजीब और बड के तासुरात ने फजा को सोगवार सा कर दिया था, मगर मैं बड़ी बेपरवाही से इधर उधर देखता हुआ चल रहा था। ली कॉन ने तहजीब से कहा, आदमी का यकीन अगर पुख्ता हो तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। ये कहकर वो 12 नंबर की तरफ बढ़ गया। तहजीब उसे खाली खाली नजरों से देखती रह गई। मैंने तहजीब से कहा, यहाँ खड़े रहने से क्या फायदा? वो चौंक कर आगे की तरफ चल पड़ी। 11 नंबर कमरे में पहुंचकर मैंने इत्मीनान से कुर्सी पर बैठते हुए कहा, चाय पिलवाओ बड। बड ने बिजली का हीटर जला दिया। तहजीब ने बड़ी अफसुर्दगी से कहा, सच बताओ अली, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि तुम कितने बड़े नुकसान से दो चार हो गए हो? मैंने हैरत से तहजीब की तरफ देखा। कहा, ये तुम क्या कह रही हो तहजीब? मैं तो किसी नुकसान से दो चार नहीं हुआ। वो बोली, उन लोगों ने तुम्हारे नजरियात तब्दील कर दिए और तुम कहते हो कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने कहा, मेरे नजरियात तब्दील नहीं हुए तहजीब, बस ये है कि बाज बातें मेरे जहन में साफ नहीं थीं, अब वो साफ हो गई हैं। तहजीब ने तंजिया लहजे में कहा, मसलन ये कि यहूदी दुनिया की तमाम कौमों से बरतर हैं। मैंने तहजीब के तंजिया लहजे को नजरअंदाज करते हुए कहा, इसमें शक ही क्या है? और उनकी दौलतमंदी और हुस्न उसका मुंह बोलता सबूत है। तहजीब बिफर गई, बोली, अगर तुम्हारे नजरियात का यही रुख रहा तो मैं तुमसे कता ताल्लुक कर लूंगी। मैंने कहा, मैं तुमसे इस फैसले पर नजरसानी की दरखास्त करूंगा। इतने बड़े फैसले उजलत में नहीं किए जाते। तहजीब ने कहा, तुमने अपना मिशन तर्क कर दिया, फलस्तीन से मुंह मोड़ लिया। क्या ये बड़ा फैसला नहीं है? तुमने फैसला करने में उजलत क्यों की? मैंने कहा, मैं गलती पर था। फलस्तीनियों ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। किसने उनसे अपनी जमीन फरोख्त करने को कहा था? उन्होंने जो जमीन बगैर किसी दबाव के अपनी खुशी से फरोख्त की है, अब उन्हें उस जमीन पर अपना हक जताते शर्म नहीं आती। क्या तुम इस बात से वाकिफ नहीं हो? तहजीब बोली, का ये बात पहले तुम्हारे इल्म में नहीं थी? सब कुछ इल्म में होने के बावजूद तुम क्यों उनकी तरफदारी कर रहे थे? मैंने कहा, इसलिए तो मैंने कहा था कि मैं गलती पर था और मोशे हावर्ड का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा जाविया दुरुस्त कर दिया। तहजीब ने रंजीदगी से कहा, मुझसे जरूर कोई ऐसा गुनाह हुआ है अली जिसकी मुझे सजा मिल रही है। पहले तुम मुझसे बिछड़ गए, एक तवील अरसे बाद मिले तो ये आफत टूट पड़ी। मैंने कहा, कोई आफत नहीं टूटी तहजीब, जरा ठंडे दिलो दिमाग से गौर करो। जज्बाती अंदाज में सोचने से आदमी कभी सही फैसले पर नहीं पहुंच सकता। बट ने मेरे सामने चाय की प्याली रखते हुए कहा, जज्बाती अंदाज में तो मैं भी सोचता हूँ चीफ। ये अलहदा बात है कि मेरी जज्बातियत तुम दोनों तक ही महदूद है। मैंने कहा, आदमी खुद को किसी और से वाबस्ता कर ले तो बहुत से मसाइल से जान छूट जाती है। तहजीब ने कहा, मैंने भी तो खुद को तुमसे वाबस्ता किया था अली, लेकिन नतीजा क्या निकला? तुमने मुझे ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से मैं अपने माजी को भी आवाज नहीं दे सकती। मैंने कहा, माजी को तो कोई भी आवाज नहीं दे सकता तहजीब, गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। ये तो कातिबे तकदीर का नविश्ता है, जो वर्क उलट गया वो उलट गया। ये वो आमुख्ता है जिसे कभी दोहराया नहीं जा सकता। हर गुजरता लम्हा एक नया बाब रकम करता नजर आता है। तहजीब ने कहा, मैं सोचता हुआ जहन रखती हूँ अली, सही और गलत का फैसला खुद भी कर सकती हूँ। तुमने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसमें मैं तुम्हारा साथ देने से माजूर हूँ। मैंने तंज़िया लहजे में कहा, अगर मुझे फिल्मी डायलॉग बोलने का शौक होता तो मैं ये जरूर कहता कि वो जो तुमने साथ जीने मरने के वादे किए थे वो क्या हुए, लेकिन मुझे चूंकि डायलॉग बोलने का शौक नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा। तहजीब बोली, सब कुछ कह के भी तुम कुछ नहीं कहते और सब कुछ करके भी मासूम के मासूम ही रहते हो। तुमसे वाबस्ता अफराद पर कयामत गुजरती है तो गुजरती रहे, तुम्हें क्या मतलब? बर्ड ने तंबीही लहजे में कहा, मैडम, चीफ से गुफ्तगू करते हुए तुम्हें ख्याल रखना चाहिए कि चीफ नॉर्मल नहीं है। मैं भड़क गया, कहा, ये क्या बकवास है? क्या मैं पागल हो गया हूँ? मेरा दिमाग खराब हो गया है? तुमने क्या समझकर ये बात की है? बर्ड ने कहा, नाराज क्यों हो रहे हो चीफ, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी, मैंने बड़ी मोहब्बत से बनाई है। मैंने कहा, मोहब्बत के बच्चे मुझे बेवकूफ बनाते हो, जानते नहीं मैं कौन हूँ।
तहजीब के लहजे में सरजनिश थी। बोली, अली, इसने तुम्हें ऐसी कौन सी बात कह दी है कि तुम इसके पीछे पड़ गए हो? मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, तुम बीच में मत बोलो तहजीब, ये मुझे बेवकूफ बनाता है। मैं इसका दिमाग दुरुस्त करूंगा। मैं उछलकर कुर्सी से खड़ा हो गया। बर्ड ने सहम कर कहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है चीफ। बर्ड तो तुम्हें अक्ले कुल समझता है, न समझता तो तुम्हारे दर पर न पड़ा होता। मैं धाड़ा, तू झूठ बोलता है, तू अपने अलावा किसी और को अक्ले कुल नहीं समझता। बर्ड ने कहा, जो जी चाहे कह लो, मगर बर्ड पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तहजीब की तरफ पलटा, कहा, देखा, मुझसे जबान चला रहा है। मैं इस पर इल्जाम लगा रहा हूँ, गोया मैं झूठा हूँ। तहजीब बोली, अली प्लीज खुद पर काबू पाने की कोशिश करो, तुम अपने आप में नहीं हो। मैं होंठ भींचे बर्ड की तरफ बढ़ रहा था। बर्ड बुरी तरह सहमा हुआ था। मुझे बर्ड की तरफ बढ़ते देखकर तहजीब झपटी हुई मेरे करीब आई और मुझे बाजू से पकड़कर रोकने की कोशिश करने लगी। बोली, होश में आ जाओ अली, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे हाथ से इसे कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। मैंने तहजीब की तरफ देखे बगैर अपना वो हाथ झटका जो तहजीब ने पकड़ रखा था। तहजीब एक झटके से उछलकर पलंग पर जा गिरी। तहजीब का हशर देखकर बर्ड के चेहरे का रंग फक हो गया। उसने भागने के लिए इधर उधर देखा, मगर उसके फरार की राहें मसदूद हो चुकी थी। बर्ड आजिजी से बोला, मुझे माफ कर दो चीफ, आइंदा मैं तुम्हारी शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैंने उसकी बात का जवाब दिए बगैर हाथ बढ़ाकर उसका गिरबान पकड़ लिया और उसे जोरदार झटका देकर छोड़ दिया। बर्ड ने संभलने की बहुत कोशिश की, मगर उसका तवाजुन बिगड़ गया था। वो मुखालिफ समत वाली दीवार के पास फर्श पर जा गिरा। अगर उसने हाथ न टेक दिए होते तो उसका सर फर्श से टकरा गया होता। तहजीब उछलकर खड़ी हो गई। बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है अली। अब अगर तुमने इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की तो मुझे तुम्हारे मुकाबले पर आना पड़ेगा। बर्ड ने सर मोड़कर मेरी तरफ देखा। बोला, खुदा के वास्ते मैडम, तुम खामोश रहो। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। बोला, बर्ड तो एक वफादार कुत्ता है, वो ये कैसे गवारा कर सकता है कि उसकी वजह से उसके मालिकान आपस में झगड़ पड़े। मैंने खुश्क लहजे में कहा, अगर तुम लोगों का ख्याल ये है कि मैं तुम्हारी ड्रामाई बातों से मुतासिर हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी खाम ख्याली है। अचानक दरवाजे की तरफ से ली कुआन की दबंग आवाज सुनाई दी। यहाँ क्या हो रहा है? मैं दरवाजे की तरफ घूम गया। मैंने बेपरवाही से कहा, कोई खास बात नहीं है मास्टर, हम जरा आपस के मामला तय कर रहे थे। तहजीब ने तेजी से कहा, अली गलत बयानी से काम ले रहा है मास्टर। या तो अली का दिमाग उलट गया है या इस पर कोई दौरा पड़ा है। मैंने कहा, मेरा दिमागी तवाजुन बिल्कुल दुरुस्त है मास्टर। तहजीब खामखा मुझे फातिरुल अक्ल करार देने की कोशिश कर रही है। तहजीब ने बर्ड की तरफ इशारा किया जो फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था। बोली, मैं गलत कह रही हूँ तो ये क्या है? ली कुआन ने सर्द लहजे में कहा, क्या बर्ड को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो? मैंने कहा, मैंने इसे सजा दी है मास्टर, जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ली कुआन ने कहा, मैंने जो कुछ तुम्हें सिखाया है वो इसलिए नहीं है कि इसे कमजोरों पर इस्तेमाल किया जाए। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, ये मेरा मातहत है मास्टर, और मैं हरगिज ये पसंद नहीं करता कि मेरे मातहत मुझसे बदतमीजी करें। ली कुआन ने कहा, ये तुम्हारा मातहत है और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। आइंदा अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देने पर मजबूर हो जाऊंगा। मैंने सर झुका लिया और तहजीब कहने लगी, अली को क्या हो गया है मास्टर? मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। ली कुआन ने कहा, तुम्हारे यकीन में दरारें पड़ चुकी हैं बेबी। अपने दिल को आईने की तरह शफाफ रखो, तुम्हें कोई तस्वीर धुंधली नजर नहीं आएगी। तहजीब बोली, मेरा यकीन अब भी पहले की तरह पुख्ता है मास्टर। मैं अली में इतनी बड़ी तब्दीली बर्दाश्त नहीं कर सकती। ली कुआन ने कहा, तुम्हें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा मेरी बच्ची, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तहजीब बोली, बने होंगे मास्टर, लेकिन ये वो अली नहीं है, ये तो कोई अजनबी है। ली कुआन ने कहा, उजाले हमेशा तारीकियों के अक़ब में होते हैं, रोशनी की किरण हमेशा अंधेरे से फूटती है। तहजीब बोली, बाज रातें बहुत तवील होती हैं मास्टर, सुबह का इंतजार करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ महसूस होने लगता है। ली कुआन ने कहा, जो लोग थक कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी मंजिल नहीं मिलती, सफर का तसलसल तो बहुत जरूरी है। बर्ड ने मेरे नजदीक आकर धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना चीफ। तहजीब ने कहा, तुम मुझे बहुत मुश्किल काम की तलकीन कर रहे हो मास्टर, तहाम इस सदमे को बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगी। बर्ड ने मुझसे कहा, अगर तुमने बर्ड को माफ न किया तो बर्ड भी कभी खुद को माफ नहीं करेगा। ली कुआन बोला, शरीक जिंदगी शरीक सफर भी होता है, तुम्हें अली के कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। मैंने ली कुआन की निगाह बचाकर बर्ड को घूरा और वो सटपटा कर खामोश हो गया।